तो देखिए, जब हम आजाद हुए थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, तो उस समय हुआ क्या था कि हमारे पास फंड्स की काफी कमी थी। इंडिया जाहिर सी बात है कोई बहुत रिच कंट्री था नहीं उस समय, नया नया ऐसे आजादी मिली थी, और हमारे पास गवर्नेंस का भी कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब हमारे पास फंड्स कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, तो अपनी प्रायोरिटीज को हम सेट करते हैं पहले। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 50 रुपए हैं और आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने हैं उस 50 रुपए में ही, तो जाहिर सी बात है आप पहले प्रायोरिटाइज कीजिएगा कि उस 50 रुपए से जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है पहले मैं वो काम करूंगा, उसके बाद फिर कुछ करूंगा। जैसे मेरे पास अगर 5 रुपए हैं और मुझे पफ भी खाना है और मुझे एक चॉकलेट भी खाना है, जो कि दोनों ही 5 रुपए के आते हैं, तो जब केवल 5 रुपए हैं और मुझे अपना पेट भरना है तो मैं कोशिश करूंगा पफ खाऊंगा, चॉकलेटों में बाद में भी खा सकता हूं कभी। लेकिन वही मेरे पास 10 रुपए होते तो मैं दोनों खाता। तो प्रायोरिटी की बात है यहाँ पे। जब हमारे पास फंड्स कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपने चीजों को। वही हुआ इंडिया के साथ। 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमारे पास फंड्स की कमी थी, तो हमें सबसे पहले तो अपने पेट को संभालना था। सबसे पहले क्या आता है? रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान। सबसे पहले तो भूखे को रोटी चाहिए, एक बार जब उसको रोटी मिल गया तो उसे तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, जब उसे कपड़ा भी मिल गया तब उसे एक बसेरा चाहिए, एक आसरा चाहिए, घर चाहिए। जब ये तीनों मिल जाते हैं उसके बाद ही यहां पर लोग पहुंच पाते हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया भी वैसा ही था, एक भूखा नंगा कंट्री जब हम आजाद हुए थे। इवन हम गेहूं इंपोर्ट करते थे, जो कि हमें सड़ा हुआ गेहूं मिलता था। बट हमें अपने आप पर आत्मनिर्भर तो होना था, लेकिन उसके लिए चाहिए था कुछ बेस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन 11 वर्षों में 1947 से लेकर 1958 तक अपने आप को थोड़ा सेल्फ रिलायंट बनाने का प्रयास किया। उसके बाद 1958 में आया आपका साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। यह आपका पहला साइंस रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन था जिसमें हम मेनली साइंस पर फोकस कर रहे थे, और इसका मेन एम ही यही था कि अब हमको साइंस एजुकेशन पे फोकस करना है, अपने पूरे समाज को साइंटिफिक टेम्परामेंट जनरेट करना है, उसमें बढ़ावा देना है, और जो बेसिक एंड अप्लाइड साइंस है उसमें रिसर्च पे जाना है। जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारी चीजें आसान हो सकें। फिर है आपका प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू मेरिटोरियस साइंटिस्ट। अब देखिए, हम जब आजाद हुए थे उससे पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक साइंस एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था हमारे आजादी से पहले। तो साइंटिस्ट तो थे इंडिया में, बट उनको हाई पे मिल नहीं पा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि कोई अगर काफी टैलेंटेड है, आज का ही आप एग्जांपल ले लो, हमारे आईटी के जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे भी काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो भी आईटी में काम कर रहे हैं, इंडिया में उतना अच्छा उनको पैकेज मिल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फॉरेन चले जाते हैं। एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट मिलता है उनको। तो लीगली तो वो सही है अपने हिसाब से, बट हो सकता है एथिकली मोरली हम उनको गलत कह सकते हैं कि वो अपना देश छोड़ के चले जा रहे हैं। बट अगर किसी पर्सनल ओपिनियन में पूछा जाए तो जाहिर सी बात है जब पैसे ज्यादा मिलेंगे तो लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी जगह सेटल होने के लिए। तो वो हो वही रहा था। उस समय इंडिया के पास उतने पैसे थे नहीं, और फॉरेन कंट्रीज उनको काफी अच्छा पैसे पे कर रही थी, जैसे नासा हो गया, यूएसए है, जापान है, रशिया है, सोवियत यूनियन उस समय। तो इस कारण से जो मेरिटोरियस साइंटिस्ट थे वो आपका पलायन कर जा रहे थे, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो इसको रोकने का हम प्रयास करना था इस पॉलिसी रिजोल्यूशन के थ्रू। और लास्ट में है स्ट्रेटेजिक एरिया रिसर्च इन स्पेस। जैसे मैंने आपको कहा कि हम प्रायोरिटीज सेटअप करते हैं अपना, तो जो हमारे पास लिमिटेड बजट्स थे उस हिसाब से हमने अपने प्रायोरिटीज को सेट किया। जब भी आप कभी कहीं पे जमीन खरीदते हो तो आपका पहला काम क्या होता है? आप सबसे पहले बाउंड्री बनाते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन तो बाद में शुरू करोगे ना, पहले तो बाउंड्री बनाओगे। तो सबसे पहले हम अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जब एक बार बाउंड्री बन चुका है तो अपने आप को हम थोड़ा सा एडवांस करने का प्रयास करेंगे। फिर हम आएंगे न्यूक्लियर पे। न्यूक्लियर में क्यों? क्योंकि आपके पास आर्म्स होना चाहिए अपने सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइंस का मेन हमारा मोटो था कि न्यूक्लियर के थ्रू हम एक न्यूक्लियर शक्ति बन सके, और एनर्जी जनरेशन तो एक सेकेंडरी उसका बाय प्रोडक्ट था। और तीसरा एक और चीज है कि स्पेस। हमने बाउंड्री बनाया, हमने अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम रखा, बट अब उसको मॉनिटरिंग की भी जरूरत है, जैसे हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। तो वैसे ही स्पेस में हम अपने जो सैटेलाइट्स हैं जब हम डालेंगे तभी तो हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वेदर मॉनिटरिंग, ये सभी चीजें कब होंगी? जब हम स्पेस में अपना
स्पेस क्राफ्ट या फिर सैटेलाइट छोड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट थे आपके 1958 के साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन के। फिर आया 1983 का टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। आपने ध्यान दिया हो तो जो पिछला था वो क्या था, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, और ये क्या है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। अब हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था, कुछ चीजें हमने अचीव कर ली थी 1958 से के लेकर 1982 तक 83 तक, कि अब हमें वो कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हमारा वजूद भी है कुछ, हम ऐसे ही नहीं है। तो इसलिए नाम भी उसी हिसाब से सोच समझ के डाला गया। अब देखिए यहां पर फोकस क्या था कि सेल्फ रिलायंट इन टेक्नोलॉजी थ्रू इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि हम कुछ चीज सीखते हैं कहीं पर, उसके बाद उसको लाके खुद ही इंप्लीमेंट करते हैं और कुछ अपना उसमें वैल्यू एडिशन भी करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका इंडिजिनाइजेशन, यानी भारतीयकरण, स्वदेशीकरण। तो हमारा मेन मोटो क्या था, उसमें तक हम केवल प्रोक्योरिंग पे डिपेंडेंट थे, खरीद रहे थे सामानों को। कहीं से गन मिल गया, कहीं से तोप मिल गया, कहीं से बुलेट मिल गए, कहीं से ग्रेनेड मिल गया, कहीं से कोई मशीन मिल गया, हम उसको प्रोक्योर करके अपने सेफ्टी पर ध्यान दे रहे थे। बट अब हमारा मोटो क्या था, हम इंडिजिनाइजेशन के लिए फोकस करना शुरू करें। दूसरा, प्रोडक्शन इन मास एंड प्रोडक्शन बाय मासेस। तो पहला तो है कि हमको प्रोडक्शन मास में करना है और साथ ही साथ मास के द्वारा प्रोडक्शन करवाना है। तो पहला तो है कि क्योंकि कंट्री इतना बड़ा है, 100 करोड़ की आबादी है, तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तभी आप उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर पाएंगे। आपके कंजम्पशन के लिए ही बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करो। और दूसरा है प्रोडक्शन बाय मासेस, सेंस कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये कारण था इसमें। और लास्ट था कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट, लास्ट नहीं मतलब एक और इसमें पॉइंट है, वुमेन इन्वॉल्वमेंट। अभी अब जैसे देखो अभी 2023 चल रहा है, बट 2023 में भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वुमेन पर, या फिर जिसको कह लो कि अनरिटन, अनटोल्ड, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप समझो वो 1983, आज से 50-60 साल पहले, तब तो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहे होंगे, देश उतना ज्यादा इवॉल्व हुआ नहीं था। तो वुमेन को इन्वॉल्व करने की बात उस समय स्टार्ट हुई थी। और फिर उसके बाद आया 2003 का साइंस एंड टेक पॉलिसीज 2003। यहां पर क्या हुआ कि अभी तक कुछ चीजें हम अचीव कर चुके थे, अब हमको एडवांसमेंट की ओर जाना था। इंडिजिनाइजेशन के भी कुछ पार्ट्स हमने अचीव कर लिए थे, तो अब हमको एडवांस R&D इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो हमारा AI बेस्ड है या फिर जो आपका मशीन लर्निंग है, इन सभी का मतलब स्टार्टिंग तो हो ही चुका था, डेटा साइंस या फिर जो आपका IoT है, इन सभी चीजें का स्मॉल स्टार्टिंग हो चुका था। तो इन सब चीजों में हमें एडवांस R&D की जरूरत थी ताकि हम वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। दूसरा है इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन R&D। जैसे आपने देखा अभी स्पेस एक्स काफी अच्छा कर रहा है, बाकी कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कंपैरिजन में उनके जैसे ही। तो ऐसे ही जब प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा खुलेंगे, हमारे पास सीखने के तरीके ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम सीख सकते हैं। तो ये था। और लास्ट था वेल्थ जनरेशन। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर एग्जांपल दूं एक छोटे से किसान का, अगर उसके पास मान लो कि 100 स्क्वायर फुट की जमीन है और वो केवल अपने लिए उपजा रहा है और उससे वो केवल उसका कंजम्पशन हो पा रहा है, वो उसका अपना काम तो चल जा रहा है, बट किसी तरह उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर कुछ दिनों बाद ऐसे ही 100 स्क्वायर फुट का और जमीन खरीद लिया बगल में ही, तो उसके पास अब 200 स्क्वायर फुट की जमीन है। अपने कंजम्पशन के लिए उसके पास तो 100 स्क्वायर से ही निकल जा रहा है, बचा जो 100 स्क्वायर फुट है उसका जो प्रोडक्शन है उसको वो सेल कर सकता है। तो क्या हुआ, वेल्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ। हमने भी कुछ इसी कंसेप्ट को अपने अंदर इस्तेमाल किया कि अब जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे या फिर अब हम जो इक्विपमेंट बना रहे थे, अब जो हम इंप्लीमेंटेशन कर रहे थे साइंस एंड टेक का, उसका हम औद्योगिकीकरण करेंगे, मतलब उसको अब हम बेचना स्टार्ट करेंगे, उससे भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो यानी वेल्थ जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन भी हमारा प्राइम फोकस हो गया था 2003 के पॉलिसी से। और उसके बाद आता है 2013 का पॉलिसी, इसमें साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013।
टर्म ऐड हुआ इनोवेशन, यानी अब गवर्नमेंट का फोकस था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो यहां पर क्या था मेन फोकस आपका? टू इंक्रीज साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन ट्वाइस। जो करंट पे चल रहे थे पब्लिकेशन, उसके दुगुना पब्लिकेशन को हमें पब्लिश करना है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट्स में टॉप पर आता है। आपके जितने भी रिसर्च के मामले होते हैं, नंबर ऑफ रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च में इंडिया में टॉप पर आता है, और पूरे वर्ल्ड में भी वो अंडर 50 रैंक होल्ड करता है। तो आप समझो इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईसी बैंगलोर। दूसरा है टू बिल्ड इनोवेशन इकोसिस्टम एट एंट्री लेवल, जो मैंने आपको कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा देना, इनोवेशन के लिए बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन स्कीम है, बहुत सारे हैं ऐसे जो आपको, उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले क्लासेस में कि कैसे हम हमारे जो गवर्नमेंट है उनके जो स्कीम्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए। फिर आपका एलन मस्क हमेशा कहते हैं एनीबॉडी कैन इनोवेट इवन अ स्मॉल। कुछ दिनों पहले काफी वायरल हुआ था एक वीडियो, उसमें एक छोटा सा गांव का बच्चा पत्तों से हेलीकॉप्टर बना रहा है। यद्यपि वो कुछ इनोवेशन नहीं है, बट वो 1-2 साल का बच्चा बस देखकर पत्तों से हेलीकॉप्टर बनाता है। तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, उसे प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, प्रॉपर उसके अगर इकोसिस्टम उस पर काम करे, तो ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे लोग हैं जो इनोवेट कर सकते हैं कुछ अच्छा, और उसको हम लोग एज अ पूरे वर्ल्ड मार्केट पे एक अच्छा प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारी चीजें कि एनीबॉडी कैन इनोवेट, कहीं पे भी आपको इनोवेशन मिल सकता है। छोटा छोटा मैकेनिक हो, कोई स्टाफ हो, कुछ भी, कोई भी इनोवेट कर सकता है। फिर है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, जो 2013 का हमारा पॉलिसी आया, इसमें मेन फोकस था कि एंटरप्रेन्योरशिप पे हम कैसे मेनली फोकस हो, ताकि जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा रोजगार उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर जैसे बहुत लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे पा रही है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती है रोजगार, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो। देश की जनसंख्या है 140 करोड़ से ज्यादा। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट 140 करोड़ वैकेंसी क्रिएट कर सकती है? संभव ही नहीं। तो जाहिर सी बात है वो एक इकोसिस्टम जरूर तैयार कर सकती है कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट हो। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लोगों को, जितना लोगों को जॉब मिल सकता है वो बढ़ेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट कोई खोलता है अपने एक लोकेलिटी में, तो उसको 3-4 स्टाफ जरूर चाहिए मिनिमम, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए इसको बहुत अच्छे से बता पा रहा हूं। कुछ तो बनाने के लिए, कुछ सर्व करने के लिए, कुछ मैनेजमेंट के लिए। मान लीजिए वो बहुत अच्छा चलने लगा, ठीक है, कुछ दिन बाद उसको एक नया चेन खोलना पड़ेगा, नया आउटलेट खोलना पड़ेगा आसपास में, ताकि जब उसका कंज्यूमर्स बने लगेंगे। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, रीसेंट स्टार्टअप नहीं कह लो, न्यू वेंचर कह लीजिए उसको, द रामेश्वरम कैफे। बेंगलोर का ये वेंचर काफी फेमस है और काफी बहुत जल्दी लाइमलाइट में आया। एक एमबीए हैं और एक सीए हैं, दोनों ने मिलकर इसे खोला है। और ये काफी, मतलब जो बेंगलोर के अपना साउथ इंडियन फूड्स होते हैं उनको ही वो सर्व करते हैं। तो आप देखो, उन्होंने एक आउटलेट खोला, वहां पे उनको दिखा कि पोटेंशियल है यहाँ पर, उन्होंने धीरे धीरे अपने आउटलेट को बढ़ाना चालू किया। एक आउटलेट इंदिरा नगर में, दूसरा आउटलेट जयनगर में, फिर दूसरा आउटलेट ब्रुकफील्ड में, ऐसे ही कई सारे आउटलेट्स उन्होंने खोले। अब एक आउटलेट खुलने से 5-6 आदमियों को रोजगार मिल रहा था। अगर कभी मौका मिले आप लोग बेंगलोर विजिट करो तो ब्रुकफील्ड या फिर वहां पे जाना, आप देखोगे लाइन से कई सारे लोग हैं जो कोई डोसा बना रहा है, कोई इडली बना रहा है, कोई सांभर बना रहा है, कोई आपका प्लेट सर्व कर रहा है, कोई आपको टोकन काट के दे रहा है। तो ऐसे मेरे हिसाब से मैंने जो वहां पे रीड किया कि एक आउटलेट में अराउंड 40 लोग इन्वॉल्व हैं, 40 से 50 लोग इन्वॉल्व हैं आपको प्रॉपर सर्विंग में। तो आप सोचो, ऐसे ही अगर वो 10 आउटलेट खोलता है तो 400 लोगों को तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ऐसे ही कई सारे स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स हैं, नॉर्मल स्टार्टअप हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जब गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम तैयार करके देती है आपको कि आप यहां पर एकदम निश्चिंत होकर एक स्टार्टअप कर सकते हैं, एक वैसा फ्रेमवर्क तैयार करके देती है, तो लोगों का ग्रोथ होता है, लोगों को रोजगार मिलती है। तो ये हमारा मेन फोकस था 2013 का कि प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। आजकल वाला कोलैबोरेशन नहीं जो इंस्टाग्राम पे चलता है, डीएम मी फॉर कोलैबोरेशन, लोग अपने बायो में लिख के रखे रहते हैं, वो कोलैबोरेशन नहीं। कोलैबोरेशन का सेंस है यहां पर कि दो इंडस्ट्री, दो कंट्रीज के हेड
एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कोई किसी मेमोरेंडम पे कोई एमओयू साइन करें, जिसमें वो लोग किसी एक टॉपिक पर रिसर्च के लिए साथ में आए, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट साथ में करें, या फिर किसी प्रॉपर जैसे हमारा पास जो एक्सरसाइज होता है हमारा डिफरेंट कंट्रीज के साथ डिफेंस एक्सरसाइज, वो सब हुआ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का सेंस है दोनों साथ में मिलकर कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा आउटपुट दे सके। सॉरी, तो ये हुआ आपका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। मतलब हम जैसे नासा और इसरो मिलकर किसी मिशन पे काम कर रहा हो, वो कोलैबोरेशन है। वैसे ही और भी जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल है G20। अभी आपका G20 हुआ, क्या हुआ? सारे कंट्रीज एक मंच पर आकर एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये भी एक तरह का कोलैबोरेशन है कि सभी मिलकर आकर किसी एक जो सामाजिक समस्या है पूरे वर्ल्ड के लिए, उस पर बात कर रहे हैं। ये भी कोलैबोरेशन है आपका। ठीक है, तो ये था आपका कुछ पॉलिसीज जो कि हम साइंस एंड टेक में हमें पढ़ना था। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस का। स्पेस स्टार्ट करेंगे हम। स्पेस में हम डिफरेंट चीजों को देखेंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल एकेडमी ISPCS। मिलेंगे फिर नए वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।